स्टूडेंट्स, क्लास 10 में आज का जो टॉपिक का नाम है पार्कों में जल परिवहन। जो प्लांट होते हैं उनमें जल का परिवहन कैसे होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो आज यही बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, पार्कों में जल का परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। आप लोगों को पता है कि जो पौधे होते हैं, पौधे जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से जल को ग्रहण करते हैं। लेकिन ये तो सबको पता है कि पौधे जो मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं, लेकिन कैसे ग्रहण करते हैं तो हम इस प्रक्रिया में यही जानेंगे कि जो पौधे होते हैं वो मूल रोमों द्वारा पृथ्वी से जल को कैसे ग्रहण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पादपों में जल का परिवहन होता है वो दो प्रकार से होता है, मतलब दो विधियां हैं, मतलब दो स्टेप होते हैं, इसके दो पद होते हैं। कौन कौन सा? पहला स्टेप है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। ठीक, पहले क्या होता है कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होता है। फिर दूसरा क्या है, जड़ में पानी का संवहन, जो रूट होती है उसमें पानी का संवहन होता है। तो दो होते हैं। पहला स्टेप देख लेते हैं, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण देखने से पहले हम ये चित्र समझ लें कि ये चित्र क्या बना हुआ है। देखिए, ये जो बना हुआ है ये द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना है कि द्विबीजपत्री जड़ है, उस जड़ से पानी को अवशोषित किया जाएगा। तो कैसे अवशोषित किया जाएगा बताएंगे। तो सबसे पहले चित्र देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ऊपर की ओर लेयर दिखाई दे रही है तो ये कहलाती है एंडोडर्मिस। क्या कहलाती है? अंतःत्वचा। फिर एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल होती है। जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस, फिर इसके नीचे पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर जो होता है संवहन ऊतक होता है। संवहन ऊतक जो होता है जाइलम और फ्लोएम के रूप में होता है। बीच में आप ये देख रहे हैं ये है जाइलम, ये जो देख रहे हैं जाइलम है। ठीक, और ये जो देख रहे हैं ये चीजें जो बनी हुई हैं ये कहलाता है फ्लोएम। ठीक, सब में फ्लोएम बना हुआ है। तो ये है सब में फ्लोएम, बीच में क्या है ये जाइलम। तो ये संवहन ऊतक हो गया। अब जो जाइलम और फ्लोएम होता है ये एक कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक द्वारा आपस में जुड़ा रहता है, क्योंकि अलग अलग तो हो ही नहीं सकते। तो जाइलम और फ्लोएम जो होगा बीच में संयोजी ऊतक के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या है इसमें कि ये तो हो गया जाइलम और फ्लोएम की। अब यहाँ पर बीच में जो कोशिकाएं देख रहे हैं आप, इन कोशिकाओं को कार्टेक्स बोलते हैं। ठीक, कार्टेक्स के कई स्तर होते हैं, इनको गिन के नहीं, मान लीजिए इनके स्तर 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तो हमने कई स्तर बना दिए हैं। तो ये कार्टेक्स की कोशिकाएं हैं। फिर ये जो देख रहे हैं आप, ये जो रूट होती है, रूट की एपिब्लेमा है, और इस पर जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं अर्थात मूल रोम होते हैं। तो मूल रोम होते हैं, जो मिट्टी जो होती है ये सॉइल पार्टिकल है, मिट्टी के कण है, इन मिट्टी के कणों में ये रूट हेयर्स धसे रहते हैं। तो ये पूरा चित्र है। ठीक, तो अब पानी का जो संवहन होता है, तो पानी का जो जल का जो संवहन होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। अब पहला स्टेप क्या कहता है? मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। मूल रोम जो होते हैं जल का अवशोषण कैसे करते हैं, ये पूरी प्रोसेस केवल इतनी। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है तो इसके बात समझिए। जैसे देखिए, जो मूल रोम होता है तो मूल रोम में आपके शर्करा, अमीनो अम्ल और बहुत सी चीजों का घोल भरा होता है मूल रोम में। तो मूल रोम में जो बहुत सी चीजों का घोल भरा होता है, जिस कारण से इसका जो परासरण दाब होता है, मूल का जो मूल रोम होता है, जो रूट हेयर होता है, उसका परासरण दाब बहुत अधिक होता है। और जो रूट यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी में जो जल भरा हुआ है, जो वाटर भरा हुआ है ये, ठीक, तो जो ये वाटर भरा हुआ है, इस वाटर का परासरण दाब कैसा होता है? कम होता है। इसका परासरण दाब कम होता है, और जो रूट हेयर होता है उसका परासरण दाब अधिक होता है। क्या होता है? परासरण दाब अधिक। अब देखिए, इसका परासरण दाब अधिक होने के कारण जो जल होगा वो जल रूट हेयर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि जल का परासरण दाब कम है और रूट का परासरण दाब
अधिक होता है, ठीक, जिस कारण से जो जल होता है वो मिट्टी से मूल रोम के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से मूल रोम जल का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से मूल रोमों ने जल को अवशोषित कर लिया, क्योंकि परासरण दाब अलग अलग है, जल का परासरण दाब कम है और रूट हेयर्स का परासरण दाब अधिक है, जिस कारण से जो रूट हेयर्स हैं उनमें जल पहुंच जाता है। अब रूट हेयर्स में जल पहुंच गया। अब जब रूट हेयर्स में जल पहुंच गया तो रूट हेयर्स जो होते हैं, जो मूल रोम होते हैं, इनका परासरण दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। रूट हेयर्स का परासरण दाब पहले अधिक था, लेकिन जब जल पहुंच गया इसमें तो इसका परासरण दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसकी अपेक्षा? कार्टेक्स कोशिकाओं की अपेक्षा इसका परासरण दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कार्टेक्स कोशिकाओं का परासरण दाब कैसा है? अधिक है। रूट हेयर्स का परासरण दाब कैसा है? कम है। क्यों? क्योंकि इसमें तो जल पहुंच गया है। अब ये जल कार्टेक्स, क्योंकि कार्टेक्स का परासरण दाब अधिक होता है तो इसका परासरण दाब जब अधिक होगा, इसका कम होगा, तो रूट हेयर से जो जल होगा वो कार्टेक्स कोशिकाओं में आ जाएगा। अब कार्टेक्स कोशिकाओं में जब आ जाता है तब दूसरा स्टेप शुरू होता है, जड़ में पानी का संवहन। दूसरा स्टेप आता है जड़ में पानी का संवहन। तब क्या होगा? तो रूट हेयर्स से जल कार्टेक्स की कोशिकाओं में आ जाता है। अब कार्टेक्स की कोशिकाएं जल अवशोषित करके स्फीत दशा में आ जाती हैं। स्फीत दशा मतलब फूल जाना। जल की वजह से कोशिकाएं फूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि सभी कार्टेक्स कोशिकाओं में क्या होता है? जल भर जाता है। तो सभी कार्टेक्स कोशिकाएं जल से भर जाती है, जिस कारण से ये स्फीत दशा में आ जाती है और सभी कार्टेक्स कोशिकाओं से जल होता हुआ जो जाइलम है, जाइलम के वेसल्स तक पहुंच जाता है। जाइलम के वेसल्स तक, जो जाइलम के वेसल्स होती हैं उन तक पहुंच जाता है और जाइलम की वेसल्स तक पहुंच जाने के बाद जो जल होगा वो पौधे के विभिन्न भाग, जाइलम ऊतक के द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। ये जो क्रिया होती है जाइलम के द्वारा जल का पौधे के ऊपरी भाग में पहुंच जाना जो होता है वो मूल दाब के द्वारा होता है। ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, जबकि जड़ में जो जल होता है वो कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जैसे कोई भी जड़ है तो उस जड़ में कुछ ऊंचाई तक जल जो है चढ़ जाता है। बाकी जब ऊपर तक पहुंचना होता है तो फिर उसके लिए अलग से फोर्स लगता है, जिसको ससंजक बल कहते हैं, जिस कारण से वो पहुंच जाता है। तो जो कार्टेक्स कोशिकाएं हैं वो मूल दाब के कारण जो जल होता है वो जाइलम कोशिकाओं तक, जाइलम की कोशिकाओं अर्थात वेसल्स तक पहुंचा देती है और पहुंच जाने के बाद फिर वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से इन दोनों स्टेप के द्वारा पादपों में जल का परिवहन हो जाता है। ठीक, तो आप इसको चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। चित्र बनाइए, चित्र के द्वारा आपको ये पूरी तरीके से आ जाएगा। पहला तो आ जाएगा स्टेप मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, तो केवल हमें इतना ही बताना है। और फिर उसके बाद मूल रोम के द्वारा जब कार्टेक्स कोशिकाओं का जो परासरण दाब कम हो जाएगा तो मूल रोमों से कार्टेक्स के द्वारा जल जाइलम तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से पौधों में जल का परिवहन हो जाता है। आपको एक बार बता दें, जो पौधे होते हैं वो कौन सा जल ग्रहण करते हैं? तो पौधे किसी भी प्रकार का अन्य जो बहुत से प्रकार के जल होते हैं, जैसे रनिंग वाटर होता है कि पानी बरसा और जल बह गया, तो वो पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो ग्राउंड वाटर होता है, जो बहुत ज़्यादा पृथ्वी के नीचे होता है, तो पौधे उस जल को भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पौधे किस जल को ग्रहण करते हैं? पौधे केशिका जल को ग्रहण करते हैं। कौन से जल को? केशिका जल को ग्रहण करते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं कैपिलरी वाटर। पौधे और केवल केशिका जल को ही ग्रहण करते हैं, बाकी और किसी जल को ग्रहण नहीं करते हैं। अर्थात केशिका जल से मतलब होता है मिट्टी के कणों के बीच में जो नमी होती है केवल उसी जल को ग्रहण करते हैं। पानी चाहे जितना भी भरा रहे खेत में या कहीं भी, उस पानी को ग्रहण नहीं करेंगे। जो मिट्टी के बीच की जो नमी है पौधे उसी को ही ग्रहण करेंगे, जिसको बोलते हैं केशिका जल, कैपिलरी वाटर। पूछा जाता है कि पौधे किस जल को ग्रहण करते हैं, तो पौधे केशिका जल को ग्रहण करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप चित्र बनाइए, चित्र बनाकर इसको लिखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।